आज हम लोग आम्ल और क्षार लवण का छठा कंपाउंड पढ़ेंगे। ब्लीचिंग पाउडर अर्थात इसी का दूसरा नाम है विरंजक चूर्ण। ब्लीचिंग पाउडर कहें या विरंजक चूर्ण। ब्लीचिंग पाउडर का अनुशुद्ध, अनुभार और बनाने की विधि, उसका गुण और उपयोग। 5 कंपाउंड हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। पहला कंपाउंड था नमक, दूसरा था कास्टिक सोडा, तीसरा खाने वाला सोडा, चौथा धोने वाला सोडा और 5वां था आपका कली चूना। आज छठा है विरंजक चूर्ण, एक और बाकी है इसके बाद। तो विरंजक चूर्ण का अनुसूत्र होता है CaOCl का होल Cl या CaOCl2। अब इसके अनुभार की गणना कर लेते हैं। तो कैल्शियम का अनुभार 40, ऑक्सीजन का अनुभार 16 और 2 क्लोरीन है Cl2 अर्थात 35.5 × 2 यानी कि 71, यानी कि टोटल जोड़ के आ जाएगा 127। बनाने की विधि तो कहता है कि इसको कैसे बनाया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर को कैसे बनाया जाता है। तो जब बूझे हुए चूने पर 40 डिग्री ताप पर, जब बूझे हुए चूने को यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को 40 डिग्री ताप पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, तब क्रिया के पश्चात विरंजक चूर्ण अर्थात ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। अब इसको समझिएगा। रिएक्शन में बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2, क्लोरीन गैस और 40 डिग्री टेम्परेचर। इस 40 डिग्री टेम्परेचर पर ही अभिक्रिया हो जाती है और 40 डिग्री टेम्परेचर अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर अर्थात विरंजक चूर्ण और जल का निर्माण होता है। यही है आपका ब्लीचिंग पाउडर। जब बूझे हुए चूने के ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे 40 डिग्री ताप पर, तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। अब विरंजक चूर्ण हम लोग सबको देखे होंगे, जो प्रदूषण को नियंत्रण भी करता है, गंदगी को कीटनाशक होता है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में इसका छिड़काव किया जाता है और यह सफेद चूर्ण की तरह होता है और उसमें एक प्रकार की गंध होती है, वह गंध क्लोरीन गैस के कारण होती है। तो यह सफेद चूर्ण होता है। विरंजक चूर्ण जो होता है यह एक सफेद चूर्ण होता है। अगर विरंजक चूर्ण को कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं, केमिकल रिएक्शन में अगर ब्लीचिंग पाउडर को कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराएंगे तो क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। CaOCl का होल Cl या कहिए CaOCl2 प्लस CO2 जब अभिक्रिया कराएंगे तब अभिक्रिया कराने के पश्चात यहाँ से क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा और CO2 इसमें आगे जुड़ जाएगा। तो जैसे ही CO2 आगे जुड़ेगा तो CaO प्लस CO2 CaCO3 क्लोरीन गैस मुक्त हो जाएगा। अब इसको बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस देख लेंगे कि बैलेंस है या नहीं। अगला है जल से अभिक्रिया। अगर विरंजक चूर्ण को संतृप्त जल से अभिक्रिया कराते हैं तो जल से अभिक्रिया कराने के पश्चात याद रहे यूं ही अगर इस विरंजक चूर्ण को वातावरण में छोड़ दें तो वह जलवाष्प को अवशोषित कर लेता है और अवशोषित कर करके यह टूट जाएगा और टूटने के पश्चात बनाएगा कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा आर्द्रता को अवशोषित करके कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 और प्लस कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का निर्माण करता है। अब अगला चौथा रिएक्शन अम्ल से अभिक्रिया। अगर इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो अब देखिए इस कंपाउंड में भी क्लोरीन है और इसमें भी क्लोरीन है। अब यहाँ से अभिक्रिया कराएगा तो सबसे पहले यहाँ से इसको रिप्लेस करेगा ऑक्सीजन को। ये ऑक्सीजन को रिप्लेस जो ही करेगा तो ऑक्सीजन रिप्लेस होकर के ये हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा H2O। अब ये जो क्लोरीन है CaCl2 के रूप में ये बाहर हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड और प्लस इसके जो क्लोरीन है जो ही मुक्त हो जाएंगे इससे तो ये क्लोरीन गैस का निर्माण। अब ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग, ब्लीचिंग पाउडर कीटनाशक के रूप में उपयोग होता है। जो पहले जो बरसात के मौसम के बाद जो बारिश होती थी तो जिसके कारण जल, कुएं का जल
दूषित हो जाता था और उसको शुद्धतम रूप में प्राप्त करने के लिए उसमें कीटनाशक के रूप में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता था। कागज और कपड़ों को विरंजित करने में अगर रंग लगा हुआ कपड़ा है जो कि उसका दाग नहीं छूट रहा है, तो उसको अगर हम उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल दें, विरंजक चूर्ण डाल दें, तो उसे उस रंग को विरंजित कर देगा। तो इसीलिए कहा गया है कि कागज और कपड़ों को विरंजित करने में, क्लोरीन बनाने में, जब देख रहे हैं कि ब्लीचिंग पाउडर को किसी भी कंपाउंड से विक्रिया कराते जा रहे हैं तो अधिकांशतः में क्लोरीन गैस का निर्माण होता जा रहा है। तो आप कहता है क्लोरीन का निर्माण में और क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। अब देखिए इसमें भी क्लोरीन है। क्लोरोफॉर्म एक बेहोशी करने वाला पदार्थ होता है, तो इसमें भी क्लोरीन है। तो इसलिए कहा गया है कि विरंजक चूर्ण का उपयोग क्लोरोफॉर्म के भी निर्माण में किया जाता है। इस प्रकार ये आपका विरंजक चूर्ण अर्थात ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि, इसके गुण और उसके उपयोग समाप्त हो गए। अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला टॉपिक है जिप्सम। सेवन यौगिक प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको शॉर्ट में हम लोग POP कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। POP का मतलब हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसी का दूसरा नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब है एक, या मोनो का भी मतलब होता है एक, तो हेमी का मतलब हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमी का मतलब होता है आधा, हेमीहाइड्रेट। इसका अनुसूत्र होता है CaSO4 का होल 2 into H2O। अब बनाने की विधि में जब जिप्सम के टुकड़े, जिप्सम का सूत्र CaSO4 into 2H2, जब जिप्सम के टुकड़े को 120 डिग्री ताप पर, जब जिप्सम के टुकड़े को 120 डिग्री ताप पर गर्म करेंगे तब प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होगा। लेकिन ऊपर का जो रिएक्शन है, एक बार सुन लीजिए, एक तीव्रता से गर्म करने पर, यानी कि 120 डिग्री ताप से अगर ज्यादा गर्म ऊपर के ताप पर गर्म कर दिया जाएगा तो यह निर्जलीकरण हो जाएगा, यानी कि जल उससे बाहर हो जाएगा, ये बनाएगा कैल्शियम सल्फेट। लेकिन अभी दोनों रिएक्शन इसलिए हम लिख दिए कि याद रखना है कि जब जिप्सम के टुकड़े को 120 डिग्री ताप पर गर्म करेंगे, अगर उससे ऊपर के ताप पर गर्म करेंगे तो ये पूर्ण रूपेण जल को त्याग कर देगा और यह निर्जलीकरण होकर के कैल्शियम सल्फेट बनाएगा। लेकिन अगर आपको आ जाए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है, तो जब जिप्सम के टुकड़े को 120 डिग्री ताप पर गर्म करते हैं तब प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब CaSO4 into 2H2O, अगर इसको गर्म कर देंगे तो बनाएगा CaSO4 into H2O, अब प्लस H2O निकल जाएगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए इधर 2 लगाएंगे, इधर 3 लगाएंगे, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो जाएगा। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो जल को अवशोषण कर करके, प्लास्टर ऑफ पेरिस जल को, आर्द्रता को अवशोषण करके यह ठोस के रूप में जम जाएगा, और जैसी ठोस के रूप में जम जाएगा तो वह छिद्रयुक्त हो जाता है। ऐसा छिद्रयुक्त क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें अभिक्रिया जब होती है तो जल से अभिक्रिया करता है, तो जैसे किसी को अगर जल में अगर घोला जाए तो वो उसमें घुल करके द्रवीय अवस्था के फॉर्म में आएगा। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस को, सीमेंट को अगर जल में घोला जाए तो जल में घोलने के बाद वह ठोस अवस्था में बदल जाता है और वह छिद्रयुक्त होता है, स्पंजी के फॉर्म में वह छिद्रयुक्त हो जाता है। तो अब POP का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो POP अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो होती है वह मूर्ति के निर्माण में होती है। POP का उपयोग मूर्ति के निर्माण में, मूर्ति के निर्माण में होती है। दूसरा उपयोग शल्य चिकित्सा में होती है। शल्य चिकित्सा का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को शरीर का कोई भी अंग अगर टूट जाता है, हाथ पैर अगर टूट जाए सपोज दैट, तो उसको अस्थायी रूप से एक सिद्ध में रखने के लिए एक बैंडेज का प्रयोग किया जाता है। वो बैंडेज जो होती है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का होती है। जैसे जो ही उसको बैंडेज लगाया जाता है तो वह सूख करके, माने संघनित होकर के वह कड़ा हार्ड के रूप में कड़ा हार्ड के रूप में बदल जाएगा। और कड़ा हार्ड जब के रूप में बदल जाता है तो वह हड्डियों को हिलने डोलने से
उसको रोकता है और एक सिद्ध में रहने के कारण टूटी हुई हड्डियां होती है जो आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो वो काम है शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा अर्थात टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने का कार्य करती है। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने का कार्य करती है, जिसको कार्य करती है वो है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पेरिस ऑफ प्लास्टर, कभी ऐसा सभी भी लिखा को बोलता है पेरिस ऑफ प्लास्टर, अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस दोनों एक ही चीज है। ऐसा नहीं कहिए कि पेरिस ऑफ प्लास्टर की कहाँ से है, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं पीओपी। तो शल्य चिकित्सा में टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। उसके बाद दीवारों को, आजकल दीवारों को भी प्लास्टर करने में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस करा रहा है, वह चिकना होता है दीवारों को। अगर इस दीवार पे प्लास्टर ऑफ पेरिस कर दिया जाए, अर्थात इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कर दिया जाए, तो ये चिकना हो जाएगा और चिकना होने के कारण ये आपस में मजबूती प्रदान करता है। तो आजकल हम लोग दीवारों को भी प्लास्टर करने में उपयोग करते हैं। छिद्रों को भरने में किया जाता है, तो वो है किसका उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इस प्रकार आपके 7 कंपाउंड पढ़ना था, 7 कंपाउंड समाप्त हो गया। अब इस चैप्टर में एक निर्जलीकरण टॉपिक बचा है और एक आपका पीएच स्केल बचा है, जो हम लोग कल अगले वीडियो में इस चैप्टर को समाप्त कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।